हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन स्टडी ग्लोव्स पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग पीआईबी न्यूज एनालिसिस को कवर करने वाले हैं। देखेंगे हम लोग इस सेशन के अंदर कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज किनको मिले हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो नॉर्ड स्ट्रीम लाइन है जो कि रूस से जर्मनी तक जाती है, उसमें लीकेज के क्या कारण रहे। आप लोगों को लग रहा होगा कि सेशन काफी लेट हुआ है, मंथ का एंड है, लेकिन एग्जाम जो है वो तो अपने टाइम पर होगा। आप लोगों को ये सेशंस बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं, इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, और आपको एग्जाम में, रिटन एग्जाम में ये लिखने में काफी हेल्प करने वाले हैं। इसके साथ में जो भी प्रीलिम्स के विद्यार्थी हैं, उन प्रीलिम्स के एग्जाम्स के अंदर जहां पर भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को पीआईबी न्यूज एनालिसिस बहुत हेल्प करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत ही बेहतरीन सेशन की। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और क्विज जो है वो भी आप लोगों को यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए, कौन कौन सी न्यूज आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनेस्को के द्वारा 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स जो है इनको शामिल किया गया है। लेकिन इसके साथ में ही यूनेस्को ने एक लिस्ट और जारी की है। काफी शॉर्ट ये डिस्कशन है, लेकिन कभी काफी फायदेमंद हो सकता है। पंजाब के बारे में बात करेंगे कि पंजाब की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने एक बिल जो है वो पास किया ताकि वहां की विजिलेंस कमीशन जो है उसको डिसॉल्व किया जा सके। जब ये विजिलेंस कमीशन बनाई गई थी तो उस समय सिनेरियो कुछ और था, 2020 के अंदर बनाई गई, लेकिन 2022 में ही ऐसे हालात बन चुके हैं कि उसका डिसॉल्व जो है वो अब किया जा सकता है। नॉर्ड स्ट्रीम लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि लीकेज के इसके क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि 1G, 2G, 3G और 5G तक हम लोग कैसे पहुंच गए हैं। फिजिक्स के नोबेल की बात करेंगे, केमिस्ट्री के नोबेल की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर के नोबेल की हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनेस्को के द्वारा 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल जो है इनको इलेक्ट किया गया है। और मैक्सिमम आप लोग को पता है कि साउथ की जो स्टेट्स हैं वो इस दौड़ के अंदर बहुत आगे निकल रहे हैं। तो तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटका की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, केरला की बात करें, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अपनी रफ्तार को कुछ ज्यादा ही तेज कर चुके हैं, और होना भी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनेस्को ने एक 50 एक्सक्लूसिव लिस्ट जो है वो जारी की है, और उसके अंदर ऐसे टेक्सटाइल्स क्राफ्ट्स को इंक्लूड किया गया है जो कि अपने आप के अंदर बहुत काबिलियत रखते हैं। इसके अंदर तमिलनाडु की टोड़ा कढ़ाई जो कि कपड़े पर की जाती है, काफी मोटी कढ़ाई ये होती है, और सूंगड़ी ये भी एक कढ़ाई का प्रकार है जो कि तमिलनाडु के अंदर की जाती है। हैदराबाद में हिमरू बुनाई कपड़े के ऊपर की जाती है। बेसिकली टेक्सटाइल की हम लोग बात कर रहे हैं तो कपड़े पे ही की जाएगी, लेकिन ये इतनी जबरदस्त अट्रैक्ट करती है लोगों को। हैंडीक्राफ्ट का इसमें बेहतरीन यूज किया गया है। फिर हम लोग बात करें ओडिशा के संबलपुर की बंधन और रंजन शैली, ये बेसिकली एक पैटर्न है जिसके अंदर उस कपड़े पर बुनाई को की जाती है। डिफरेंट कलर इसमें यूज किए जाते हैं, ग्रीन, रेड, येलो, 3 कलर मैक्सिमम इसमें यूज होते हैं। यूनेस्को के अनुसार दक्षिण एशिया में, यानी कि साउथ एशिया की अगर हम लोग बात करें, तो साउथ एशिया के अंदर इनटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है, उस लिस्ट में ये 50 जो टेक्सटाइल है इनको तो शामिल किया ही गया है, लेकिन उसमें यह भी बताया गया है कि आखिरकार लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेंट्री, यहां पर बेसिकली साउथ एशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक प्रॉपर इन्वेंट्री जो है वो इस टेक्सटाइल एरिया के अंदर नहीं हो पाती है, या फिर हम लोग कहें कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल होने के लिए भी जो प्रॉपर इन्वेंट्री है उसकी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। इसके साथ में ही डॉक्यूमेंटेशन जो है इसकी भी भारी कमी देखने को मिलती है। तो ये जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें 50 टेक्सटाइल्स शामिल हैं, उसके अंदर ये एक अलग से अटैच करके लिस्ट भी जारी की गई है कि कौन कौन सी हमारे पास में चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, कौन कौन से लैक्स हैं जिनको हम लोग सुधार करके और बेहतर काम कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इस सूची के प्रकाशन का उद्देश्य बेसिकली क्या रहा है, तो बेसिकली इस कमी को पाटना, मतलब इस कमी को दूर करना, जिसमें ये 50 चयनित वस्त्र जो है वो शामिल हुए हैं, लेकिन इनमें शोध में क्या कमी रही है, रिसर्च में क्या कमी रही है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या कमी रही है, इन्वेंटरी में क्या कमी रही है, ये भी बताया गया है इस लिस्ट के अंदर। तो देखिए, यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो कि एजुकेशनल और साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम करती है।
लेकिन साथ में साउथ एशिया के अंदर बहुत सारी कमियों को इसने इस बार उजागर किया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम इसमें तमिलनाडु, हैदराबाद, यानी कि ये जो साउथ की स्टेट है वहां से मैक्सिमम जो है इनको चुना गया है। चलिए, ये शॉर्ट न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। पंजाब असेंबली पासेस बिल टू डिसॉल्व स्टेट विजिलेंस कमीशन। रिसेंटली पंजाब विधानसभा के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है जिसमें राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने का निर्देश जो है उसमें दिया गया है। सतर्कता आयोग, विजिलेंस किस चीज की? भ्रष्टाचार की। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन है, जनता के बीच में जा रहा है, उससे करप्शन क्रिएट हो रहा है, अगर उसको खत्म करना है तो ऐसे स्टेट विजिलेंस कमीशन होने चाहिए। लेकिन पंजाब सरकार ने डिसीजन लिया है कि हम जो है ऐसे स्टेट विजिलेंस कमीशन को डिसॉल्व कर देंगे। जानेंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, विजिलेंस कमीशन जो है इसको बनाए कब गया, ये भी हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, कौन हटा सकता है, मेंबर्स की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे। और ये जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। आप जानेंगे क्यों नहीं है। अपॉइंटमेंट, इसके रिमूवल ग्राउंड्स की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, रिसेंटली पंजाब विधानसभा ने जो सेंट्रल यानी कि स्टेट विजिलेंस कमीशन है उसको भंग करने का एक विधेयक जो है वो बिल वहां से पारित किया है। ये जो पंजाब राज्य सतर्कता आयोग है 2020 के तहत ही जो है इसको निर्मित किया गया, लेकिन 2022 आते आते यहां पर कुछ ऐसा हुआ, सरकारें बदली, पार्टियां चेंज हुई, जिनके कारण अब भ्रष्टाचार जो है वो लगता है कि कहीं ना कहीं खत्म इनको लगता है कि हो चुका है, तभी डिसॉल्व करने की बात की जा रही है। लेकिन ये जो स्टेट विजिलेंस कमीशन है इसको राज्य के लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित किया गया। इस आयोग को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत परिभाषित सभी लोक सेवकों यानी कि सिविल सर्वेंट जो हैं उनके खिलाफ जितने भी आरोप होते हैं उनके जांच का अधिकार, राइट जो है वो इस स्टेट विजिलेंस कमीशन या फिर सेंट्रल की बात करें उनके पास में होता ही है। ठीक है। अगर हम लोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो 1964 के अंदर के संथानम, ये क्वेश्चन जो है वो 2018 के अंदर आ चुका है। के संथानम समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया ताकि भ्रष्टाचार जो है इसको कमी किया जा सके, और उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई जो कि गठित की गई कि करप्शन जो है इसको कैसे रोका जाए। तो इसने जब सिफारिश की, रिकमेंडेशन दी, तो उसके आधार पर ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया और उसने ये भी रिकमेंडेशन दी कि स्टेट के अंदर भी ऐसी एक संस्था होनी चाहिए। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसके अंदर एक तो चेयरपर्सन होता है, फिर 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, और सदस्य, तो इससे ज्यादा जो है वो नहीं हो सकते हैं। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम लोग इसकी काम की बात करें तो बेसिकली डायरेक्टली हमको समझ में आ रहा है कि करप्शन जो है इसको रोकना, मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड रिकमेंड्स अप्रोप्रिएट एक्शन, जो जितने भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनको कैसे दूर किया जाए, एक एप्रोप्रिएट एक्शन कैसे लिया जाए अगेंस्ट जो सिविल सर्वेंट्स जिनके खिलाफ आरोप पत्र जो है वो दाखिल हुए हैं, उनके खिलाफ जो याचिकाएं दर्ज हुई हैं, उनके खिलाफ जो शिकायतें मिली हैं उसको कैसे दूर किया जाए। लेकिन क्या वाकई में ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? लेकिन इसका सीधा आंसर होगा नॉट, नहीं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो सीबीआई के माध्यम से या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनमें नियुक्त जितने भी अधिकारी हैं उनके माध्यम से जांच करवाता है। तो बेसिकली इसमें सीवीसी के बाद में जो चेन काम करती है वो है सीबीआई, और फिर जो है वो सीबीआई जांच करती है। लेकिन बताया किसने सीबीआई को? वो सीवीसी ने बताया। तो सीवीसी के पास में जब शिकायतें पहुंचेंगी तो सीबीआई के पास में वो ट्रांसफर करेगी, और सीबीआई जो है वो क्या करती है, इसको फिर इन्वेस्टिगेट करती है। तो सीवीसी अपने आप के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये बेसिकली उन शिकायतों को, इन इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करती है टू सीबीआई, एंड सीबीआई जो है उसको फर्दर प्रोसीड करते हुए जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, करप्शन हुआ, इसकी जांच करती है। अगर हम लोग सीवीसी के अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसके अंदर एक कमेटी होती है जिसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। होती कौन कौन है इस कमेटी के अंदर? तो एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं, गृह मंत्री। लोकसभा के अंदर अपोजिशन लीडर इसके अंदर शामिल होते हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि
अभी लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता कौन है, अपोजिशन के लीडर कौन है, मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। क्या वाकई में उनको ही पीएसी का हेड भी बनाया जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का? बताइएगा मुझे। रिमूवल ग्राउंड्स क्या है? तो केंद्र सतर्कता आयुक्त या किसी भी सतर्कता आयुक्त को केवल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या फिर स्टेट विजिलेंस कमीशन जो है, इनको हटा सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ इनके मिसबिहेव, इनकैपेसिटी, इसके आधार पर ये हटा सकते हैं। इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा इस विषय को उच्चतम न्यायालय के पास में भेजा जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है और यह सही पाता है कि वाकई में इनके द्वारा जो काम किया गया है वो गलत था, मिसबिहेव था, इनकैपेसिटी था, और तो उसके आधार पर राष्ट्रपति जो है इनको हटा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक बड़ा इजी टॉपिक था, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे आप लोग ये भी बताइएगा कि क्या वाकई में आपका ये सेशन है, इसको हम लोग डिजिटल बोर्ड पे ला सकते हैं? डिजिटल बोर्ड पे पैनल के ऊपर क्या इसको ला सकते हैं, जहां पर इजीली आपको एक एक टॉपिक जो है वो समझाया जाए? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे हम लोग बात करें नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन एक ऐसी पाइपलाइन जो कि रूस से जर्मनी तक जाती है और गैस की सप्लाई करती है। लेकिन जब ये यूक्रेन और रूस का वॉर हो रहा है तो इस समय इस पाइपलाइन का लीकेज होना अपने आप के अंदर एक कोइंसिडेंस है या फिर एक सोची समझी साजिश है ना? ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं लेक्चर के अंदर कि कहां से कहां तक जाती है। मैप के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है क्या? पाइपलाइन 1, 2 दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोनों पैरेलल कैसे बनी है और इसके इंपैक्ट क्या होंगे और इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हाल ही में रूस और यूरोप को जोड़ने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है, गैस पाइपलाइन है, इसके 4 अलग अलग पॉइंट्स पर लीकेज की इंफॉर्मेशन जो है वो मिली और इसकी इंफॉर्मेशन के बाद में रूस ने इसको एक कोइंसिडेंट माना है कि बेसिकली एक कोइंसिडेंस हुआ होगा कि लीकेज हुई है। खैर, रूस जाने, व्लादिमीर पुतिन जाने इसके बारे में, हम तो अपना डिस्कशन जो है वो यहां पे रखेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या है, यहां पर आप लोग देखिए, गैस पाइपलाइन इन ऑपरेशन। ये जो आप लोग ब्लू में देख रहे हैं और रेड में देख रहे हैं, ये भी ऑपरेट है, मतलब यहां पर सप्लाई जो है वो चालू है, जो कि रूस के व्योबॉर्ग शहर जो है यहां से लेकर गैफिस वॉल्ट यहां तक जाती है, अभी ऑपरेटेड है मतलब। और इसमें ये जो ग्रीन डैशेस आप लोग देख रहे हैं, ये अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ऑलरेडी जो ऑपरेटेड है वो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है और जो अभी प्रोजेक्ट के अंदर चल रही है वो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 2 है। जब रूस और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट ही हुआ था 23 ऑफ फेब को, क्योंकि 20 को ओलंपिक्स खत्म हुए थे, 20 फरवरी को बीजिंग के अंदर, उसके बाद में ही रूस ने 23 फरवरी के आसपास जो है इसको शुरू कर दिया था। तो शुरुआत से ही ऐसी धमकियां मिल रही थी कि रूस जो है इस पाइपलाइन को उड़ा सकता है, खत्म कर सकता है, सप्लाई बंद कर सकता है। की भी थी, कोशिश भी की थी, है ना? क्योंकि रूस के जो देश है उनको डराना भी जरूरी था रूस के द्वारा। रूस ने सारे हथकंडे जो है वो अपनाए। चलिए बात करते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 1 की। तो ये एक बेसिकली समंदर में से होके जाती है। ये जो पाइपलाइन है वो सब सी पाइपलाइन है। अंतर सागरीय पाइपलाइन का निर्माण 2011 के अंदर पूरा हुआ था। यह रूस के लेनिनग्राद में वायोबॉर्ग नामक स्थान से शुरू होकर जर्मनी के ग्रिफ्सवॉल्ड के पास लुब्मिन नामक जगह तक जो है जाती है। तो ये जो है, इस पैरा का आप लोग जरूर याद कर लेना, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहां से कहां तक जाती है। और इसमें मेजोरिटी जो ऑनरशिप है वो रशिया की है। तो इस पाइपलाइन पर अधिकांश भाग जो है वो रूस के सरकारी स्वामित्व वाली गैस कंपनी है गजप्रॉम। तो ये गैसप्रॉम जो है इसका, इस पर मैक्सिमम जो है वो इसका ऑनरशिप है। ब्लूमबर्ग के अनुसार यूरोप में पाइपलाइन के आने वाली 40% गैस युद्ध से पहले रूस से आती थी, जो कि वर्तमान में घटकर 9% हो चुकी है। तो युद्ध का, वॉर का असर जो है वो इस पर तो पड़ा ही है। और ये 1200 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है जो रूस के उस लुगा से शुरू होकर बाल्टिक सागर के मार्ग से होती हुई जर्मनी के ग्रिफ्सफील्ड वॉल्ड जो है वहां तक जाती है। इस पाइपलाइन के प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस जो है वहां पर भेजी जाती है, लेकिन सप्लाई अब केवल 9% के आसपास जो है वो हो चुकी है। नॉर्ड स्ट्रीम कई देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों एवं क्षेत्रीय सागरों से होकर गुजरती है, जिसमें शामिल है रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी। और अगर सीज की बात करें तो 3। ये स्लाइड आपको एज देखी जाएगी एग्जाम के अंदर,
ये 5 देश आप लोग याद कर लेना। रशिया तो आपको याद रहेगा, जर्मनी याद रहेगा, जहां से जा रही है, जहां पे पहुंच रही है वो तो याद रहेंगे, लेकिन साथ में एफएचडी भी याद कर लेना, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, तो एफएचडी फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, और उसके साथ में जो वाटर टेरिटरीज है वो रूस, डेनमार्क, जर्मनी के अंदर स्थित है। अब देखिए, जैसे लीकेज हुआ तो लीकेज के बाद में इंपैक्ट क्या हुआ, तो रिसाव के बाद में गैस आपूर्ति फिर से शुरू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति होने के बावजूद इन पाइपलाइनों से आगामी सर्दियों के महीनों में यूरोप को कोई गैस उपलब्ध कराने की संभावना नहीं है। गैस की कीमतों में वृद्धि जो है वो दर्ज हुई है, क्योंकि लीक की रिपोर्ट के बाद में यूरोप के अंदर गैस जो है सप्लाई कम हुई, डिमांड उतनी ही थी, तो डिमांड जैसे ही, यानी कि डिमांड तो उतनी ही थी, सप्लाई कम हुई, तो इसकी कीमतों के अंदर जो है वो तेजी से वृद्धि भी देखी गई। इसका एनवायरमेंटल इफेक्ट ये पड़ा कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनमें थोड़ा इंक्रीज हुआ। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है। लेकिन इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, यह स्थिति भारत के लिए प्राकृतिक गैस की लागत बढ़ा सकती है। नेचुरल जो गैस है उसकी लागत बेसिकली बढ़ेगी, क्योंकि लीकेज वहां पर हो रहा है, लेकिन सप्लाई तो उन्होंने की, सप्लाई की, उसका लीकेज हुआ, तो वहां पर अब सप्लाई पूरी करनी पड़ेगी, तो पूरी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो अदर कंट्रीज के अंदर जो भी गैसेज जा रही है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। और वहां पर यदि कटौती होती है और रूस की तरफ से यूरोप के अंदर बढ़ जाती है, तो भारत के लिए जो है वो प्राकृतिक गैस की लागत, नेचुरल गैस जो है इसकी जो लागत है वो बढ़ सकती है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई का आप लोग फंडा जो है वो बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जो पहले ही अपने चरम पर है, यानी कि पहले अपने बिल्कुल पीक पर है, भारत में एलपीजी सीएनजी उपभोक्ताओं को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। चलिए, तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को आप लोग समझ चुके हैं। 5G टेक्नोलॉजी को अब हम लोग समझते हैं। देखिए, जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बीच में मैं बताता हूं कि क्वेश्चन बन के आ सकता है, उसको आप लोग नोट कर लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन 5G से पहले 4G भी तो था, 3G भी था, 2G था, 1G था, ये सारा भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या की हाइलाइट्स है, 5G सर्विसेज के अंदर क्या क्या आपको प्रोवाइड होगा, क्या फीचर्स, क्या बेनिफिट्स है, क्या पोटेंशियल हेल्थ रिस्क है 5G के अंदर। तो आप लोगों को वो श्रीदेवी वाला केस, श्रीदेवी सॉरी क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो है वो केस दर्ज हुआ था, और दर्ज होने के बाद फिर उनकी याचिका जो है वो भी खारिज कर दी गई थी। ठीक है, तो हाल ही में सरकार के द्वारा 5G के कमर्शियल यूज का जो है लॉन्च वो किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि बेसिकली एक रिवोल्यूशन है हमारे इंडिया के अंदर 5G को लेकर, लेकिन कई ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं जहां पे ऑलरेडी 5G लॉन्च हो चुका है। हमारे भारत के अंदर जो है वो 5G अब लॉन्च हुआ है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसके साथ भी बहुत अच्छा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नया भारत देश अब केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि इसके विकास में भी योगदान करता है। 2G, 3G, 4G सेवाओं की शुरुआत के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। और 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है वो अपने तय कर चुका है, यानी कि ग्लोबलाइज भारत को रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी निर्बाध कवरेज, उच्च डेटा दर, कम विलंबता और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करने में मदद करेगी। साथ ही यह ऊर्जा की खपत में कमी, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क क्षमता में भी वृद्धि करेगी। तो हम लोग बात करें एनर्जी एफिशिएंसी की, स्पेक्ट्रम की बात करें, नेटवर्क एफिशिएंसी की बात करें, हाई रिलायबल की बात करें, हाई डेटा रेट ट्रांसफर की बात करें, लो लेटेंसी, यानी कि जो डेटा आपका पहुंच रहा है वो बहुत कम देरी में पहुंचेगा अगले तक। ठीक है, मतलब लैग बहुत कम होगा। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक क्षमतावान है। मतलब देखिए, अभी हम लोग समझेंगे कि बेसिकली ये 5G 4G में डिफरेंस क्या है। तो वास्तव में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसी अन्य तकनीकों की क्षमता को अनलॉक करती है। सरकार ने रेखांकित किया है कि 5G की जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो विजिलेंस के अंदर, इनके डिजास्टर में, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर, मिनिमाइज द रोल ऑफ ह्यूमंस इन डेंजरस इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, इन सब को जो है वो कम करने में ये मदद करेगी। अगर हम लोग पॉलिसी की बात करें तो ये पॉलिसी आप लोग याद रख लेना, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। इसमें आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली और सोशली के साथ डिजिटली एक इकोसिस्टम जनरेट करने की बात की गई, इसको इंटीग्रेट करने की बात की गई विथ 5G टेक्नोलॉजी।
तो अगर हम लोग बात करें सोशल इकोनॉमिक के साथ में, अगर डिजिटल इकोसिस्टम की, पहले हम लोग एनवायरमेंटल इकोसिस्टम की बात करते थे, आजकल हम लोग डिजिटल एनवायरमेंटल सिस्टम जो है, इकोलॉजिकल सिस्टम, इसकी बात करने लग गए हैं। ठीक है। फोकस एरिया फॉर इंडिया शुड बी, यानी कि इंडिया को कहां पर फोकस करना चाहिए ताकि हम लोग नागरिकों को, सिटीजन्स को एक बेहतर सेवा प्रदान कर सके। सबसे पहले इसकी जितनी भी कीमत है उसको ध्यान में रखा जाए, प्राइस जो है वो ध्यान में रखी जाए। फिर डिजिटल कनेक्टिविटी जो है इसके ध्यान में रखा जाए। कॉस्ट ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और डिजिटल फर्स्ट, मतलब देखिए बेसिकली यहां पर प्राइस की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिजिटल गैप की बात की जाती है। डिजिटल गैप क्या होता है? जैसे मान लीजिए, या डिजिटल लिटरेसी की समझिए आप लोग, डिजिटल गैप या फिर डिजिटल लिटरेसी की बात समझिए। मान लीजिए कि किसी भी स्टेट के अंदर 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों में से केवल 40 लोग ही जो है वो डिजिटली जितने भी इक्विपमेंट है उनके बारे में जानते हैं, उनको यूज करना जानते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर डिजिटल गैप जो है वो कितने का हो चुका है? 60 का हो चुका है। तो डिजिटली लिटरेट कितने हैं? 40 है। इलिटरेट कितने हैं? 60 है। तो जो 60 इलिटरेट है वही डिजिटल गैप को क्रिएट करते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी जितने भी टीचर्स हैं, यानी कि एजुकेटर्स हैं, और स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में जो दूरी है उसको बहुत कम करेगी। यानी कि जो है स्पीड जब बढ़ेगी तो ऑनलाइन स्टडीज भी जो है वो इसमें काफी मददगार होंगी। जैसे हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश की एक लड़की आभासी वास्तविकता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि वर्चुअल क्लासेस और संवर्धित वास्तविकता की मदद से सौर मंडल के बारे में जानने के लिए एक जीवंत और बहुत अच्छे से सीखने का जो है वो अनुभव देखेगी। तो मतलब यहां पर ऑलरेडी एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से एजुकेशनल सेक्टर के अंदर ये सब चीजें जो है वो हेल्प करने वाली है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है। 5G टेक्नोलॉजी द्वारा सुरंग के डिजिटल ट्विन के निर्माण के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की एक निर्माणाधीन सुरंग में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। क्योंकि अब स्पेक्ट्रम जो है उसकी लेंथ बढ़ चुकी है, वेवलेंथ जो है वो बढ़ चुकी है। तो जितने भी टनल्स हैं वहां पर भी इसके कनेक्टिविटी पहुंचेगी और बहुत अच्छे से के साथ में वहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी किए जाएंगे। अब ये बेसिकली 5G टेक्नोलॉजी है क्या? 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगली पीढ़ी है। यह तकनीक अंततः 4G LTE कनेक्शन को प्रतिस्थापित कर देगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। ये LTE क्या होता है? LTE मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि LTE की फुल फॉर्म क्या है। LTE जब आप लोग देखते हैं कि कई बार आपको मोबाइल के ऊपर LTE लिखा हुआ दिखता भी है। ठीक है। यह तकनीक मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम यानी कि 30 से 300 गीगाहर्ट्ज पर कार्य करती है। ये जो रेंज है ये आप लोग याद रखना, 30 से 300 गीगाहर्ट्ज पर। ठीक है। इसके द्वारा काफी बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज गति से ट्रांसफर कर सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी 3 बैंड्स जो है, अर्थात सबसे लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर जो है वो काम करती है। मल्टी जीबीपीएस ट्रांसफर रेट तथा अत्यधिक कम विलंबता 5G टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत का उपयोग करने वाली एप्लीकेशन का समर्थन करेगी। 5G नेटवर्क की बढ़ी हुई क्षमता लोड स्पाइक्स के प्रभाव को कम कर सकती है। जैसे कि खेल, यानी कि जितने भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, समाचार कार्यक्रम के दौरान जो भी लेख होती है, यानी कि देखते हैं आप लोग कि वो बोलता पहले है, सुनाई बाद में देता है। क्योंकि जबकि लाइव सेशन है आपको 5 मिनट बाद में दिखाई देगा, लेकिन उस टाइम पीरियड को कैसे कम किया जाए? तो जब हम लोगों ने 1980s के अंदर प्रवेश किया था तो उस समय एनालॉग वॉइस यानी कि केवल बात होती थी, कोई भी मैसेज वगैरह नहीं कर सकते थे, केवल जो है बात होती थी। एक ऐसा एंटीने वाला फोन आता था। उसके बाद में 1990 के अंदर क्या हुआ, डिजिटल वॉइस यानी कि वॉइस जो है वो और उसके अंदर सुधार हुआ और कुछ मैसेज जो है वो हम लोग सेंड कर पाते थे। वर्ष 2000 के अंदर मोबाइल ब्रॉडबैंड जो है, मोबाइल के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी भी शुरू हुई। पहले तो हम लोग केवल बात कर पाते थे और मैसेज भेज पाते थे, फिर बाद में इंटरनेट जो है वो भी इसमें शुरू हुआ। फिर 2010 के अंदर उसको और फार बेटर बनाया गया 4G टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क जो है उसको निर्मित किया गया। फिर 2020 में अब देखिए 4G से हम लोग ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो केवल अब इंटरनेट की स्पीड जो है वो अब इंक्रीज होगी। कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बस स्पीड को कैसे चेंज किया जाए। तो 3G टेक्नोलॉजी तक हम लोग MMS, ठीक है, वीडियो कॉलिंग वगैरह ये कर पाते थे। 4G के अंदर उसमें और सुधार किया गया। अब लेकिन 4G के बाद में कुछ भी आएगा
5G आएगा, 6G आएगा, वहां पर इंटरनेट की स्पीड जो है वही इंक्रीज होगी। तो आज तक और बहुत सारे जो है वो रिसर्च किए जाने के बाद वायरलेस टेक्नोलॉजी के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने में कोई पता नहीं लगा है। यानी कि अब तक कोई जो है वो इसके एडवर्स इफेक्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहे कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा हेल्थ के ऊपर। ठीक है, इसके साथ में टिश्यू हीटिंग is the main mechanism of interaction between radio frequency fields and the human body। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि आपके टिश्यू हीटिंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्रों और मानव शरीर के बीच में अंतःक्रिया का मुख्य तंत्र होता है, लेकिन यहां पर कोई भी हम लोग एडवर्स इफेक्ट जो है वो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है इसमें वृद्धि होती है, शरीर के ऊतकों में इसका प्रवेश जो है वो कम हो जाता है। तो रेडियो जो है फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स है वो हमारे टिश्यूज के अंदर कम जो है फिर एंटर हो पाती है जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फिर ऊर्जा का अवशोषण शरीर की सतह यानी कि त्वचा, आंख तक सीमित जो है वो हो जाता है, मतलब अंदर टिश्यूज तक जो है वो नहीं पहुंच पाता। टिश्यूज को डैमेज नहीं करते हैं केवल हमारी स्किन। भाई स्किन के अंदर टिश्यू होते हैं लेकिन ज्यादा इंटरनल हमारी जो है वो इंजर्ड नहीं कर पाते। फिर अगर हम लोग बात करें व्हाट आर द इंटरनेशनल एक्सपोजर गाइडलाइंस, तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की, तो एक्सपोजर दिशा निर्देश दो अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में इनके द्वारा सुझाए गए दिशा निर्देश जो है उनका पालन कई देश भी करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, फिर है द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थ्रू द इंटरनेशनल कमिटी ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेफ्टी। तो ये दो संस्थान जो है इनके दिशा निर्देशों का बहुत सारे देश जो है वो इनकी अनुपालना करते हैं ताकि उनके देश में जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत कम हार्म पहुंचे और कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो। फिर ये जो दिशा निर्देश है ये बेसिकली टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है। इनके द्वारा 300 जो गीगाहर्ट्ज है इस तक की रेडियो फ्रीक्वेंसी को कवर जो है वो किया जाता है। 5G टेक्नोलॉजी जितनी भी जो है फ्रीक्वेंसीज हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। WHO के द्वारा 1996 के अंदर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट इन 1996 इसकी स्थापना की गई। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 0 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज आवर्ती रेंज में यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज में बिजली और चुंबकीय क्षेत्रों के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जो है वो जांच करती है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट चलाया गया कि जितनी भी 300 गीगाहर्ट्ज तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी जो है टेस्टिंग की जा सके ताकि अगर कोई भी इसके अंदर इफेक्ट दिखाई देता है तो फिर उसको रोका जा सके। और ये जो संस्थाएं हैं ये क्या करती है, ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके लिए राष्ट्रीय अधिकारी को जो है वो सलाह भी देती है, यानी कि एक एडवाइजरी, एक क्या है, एक परियोजना भी है, प्रोजेक्ट है। तो ये जो आप लोगों ने पहले दो इंस्टीट्यूट देखे हैं ये एक एडवाइजरी इंस्टीट्यूट भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नोबेल प्राइज की। तो नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में और लिटरेचर में तीनों में बात करेंगे। तीनों व्यक्तियों के नाम जो है वो आप लोग जरूर ध्यान रखना। देखिए स्वीडिश एकेडमी जो है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, उनके द्वारा साइंस के में फिजिक्स के एरिया में जो है वो नोबेल प्राइज जो है अनाउंस किए गए हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्वांटम जो मैकेनिक्स है इस पर रिसर्च किया और उन पे काम करने के लिए एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एटॉन जिलिंगर जो है उनको 2022 के लिए तीन व्यक्ति हैं। एक तो है एलन एस्पेक्ट, फिर है जॉन एफ क्लॉसर और फिर है एंटॉन जिलिंगर। ये तीन व्यक्ति आप लोग याद रखना। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इन्होंने वर्क किया और स्वीडिश एकेडमी के द्वारा इनको नवाजा गया। बेसिकली क्या होता है, फोटॉन्स के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, यानी कि एनर्जी के कुछ पैकेट्स होते हैं जैसे सन से, सूर्य जो है वहां से अगर हम लोग कहें कि एनर्जी किस मीडियम में आती है, किस फॉर्म में आती है, तो फोटॉन्स की फॉर्म में आती है। वही फोटॉन्स जो है उनको यूज किया जाता है क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर। तो उनमें कई सारी जो है वो इनइक्वलिटीज होती हैं और उन क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस का यूज करते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो भी किए जा रहे हैं। तो बेसिकली क्वांटम जो मैकेनिक्स है इस पर इन्होंने तीनों व्यक्तियों ने रिसर्च की और फिजिक्स का नोबेल जो है वो इनको मिला है। ज्यादा डेप्थ में तो आप लोग मत जाइएगा, लेकिन बस थोड़ा सा आप लोग सब्जेक्ट याद रखना, तीनों व्यक्ति का नाम याद रखना, ठीक है। क्वांटम अवस्थाओं का उपयोग करते हुए जहां दो कण अलग अलग होने पर भी एक इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब एक कोई कण है, मान लीजिए कि हमने किसी बॉल के दो टुकड़े किए हैं,
तो एक दो जो दो टुकड़े हुए हैं वो अपने आप में एक अलग अलग जो है वो अपनी आइडेंटिटी रखते हो। तो जब अलग अलग आइडेंटिटी अपने आप में रखते हैं तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर क्वांटम के अंदर मतलब जो कण है उसके जब दो टुकड़े किए गए तो वो भी अपनी अलग अलग अस्तित्व जो है वो रखते हैं। प्रायोगिक उपकरणों का विकास, क्वांटम प्रौद्योगिकी के एक नए युग की नींव रखी गई है। ठीक है, जो क्वांटम स्टेट्स हैं यानी कि जितने भी देश हैं, है ना, क्वांटम स्टेट्स, स्टेट्स मतलब देश, वो वाली स्टेट्स नहीं है ये है यानी कि क्वांटम की अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उनके सभी गुणों के बारे में जो है वो पता चला है। ठीक है, तो बेसिकली अगर इन तीनों के बारे में देखें तो जॉन क्लोसर उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जो एक समय में दो उलझे हुए फोटोन उत्सर्जित करता था, प्रत्येक एक फिल्टर की ओर जो उनके ध्रुवीकरण का परीक्षण करता था। फिर एलन जो थे उन्होंने एक उलझी हुई जोड़ी की अपने स्रोत को छोड़ने के बाद माप सेटिंग्स की को स्विच करने में सक्षम था, इसलिए जब वे उत्सर्जित होते थे तो सेटिंग्स परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकती थी। फिर एलोन जेलिंगर की बात करें तो इन्होंने भी क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर अपना ही जो है वो एक अलग से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिससे क्वांटम जितने भी स्टेजेस हैं तो स्टेजेस को एक कण से दूसरे कण की दूरी जो है वो कैसे हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में। केमिस्ट्री के नोबेल की बात करें तो केमिस्ट्री के नोबेल जो है वो किसको मिला है, यहां पर हम लोग तीन व्यक्ति जो है वो देख सकते हैं। सबसे पहले है कैरोलिन, तो कैरोलिन आर जो है इनको मिला, कैरोलिन आर बटौर जी। और दूसरे है इसके अंदर के बेरी शार्पलेस। ठीक है, तथा डेनमार्क के मार्टिन मेंडल्स को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी जो है उनके काम के लिए प्रदान किया गया। तो ये टॉपिक जो है इनके नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, व्यक्ति के नाम तो याद रखने ही है साइंटिस्ट के, इनके साथ में इनके टॉपिक्स भी आप लोग जरूर याद रखना। अगर हम लोग बात करें क्लिक केमिस्ट्री के बारे में तो जितने भी समान व्यवहार करने वाले छोटे छोटे कण होते हैं उनको एक साथ हम लोग कैसे ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में चीनी है ना, शुगर है, तो शुगर की हर कण के अंदर जो है सेम प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन शुगर को अगर हम लोग मेल्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना दे तो प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी ना। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी क्लिक केमिस्ट्री ऐसी होती है कि समान जो बिहेव करने वाले जो कण होते हैं उनको जोड़कर एक नया जो है वो आविष्कार किया गया है। ठीक है, तो ये क्लिक केमिस्ट्री बेसिकली जोड़ने की एक प्रक्रिया है, छोटे छोटे कणों को जो है वो आपस में जोड़ देती है। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं के बीच बंधों को शामिल करने वाली प्रतिकृति यानी कि जितने भी रेप्लिकाज होते हैं, ठीक है, और इनको क्या करती है आपस में वो कनेक्ट करती है। तो इसमें अक्सर साइड इफेक्ट यानी कि साइड रिएक्शन और सामग्री की हानि होती है। क्लिक केमिस्ट्री में कार्बन परमाणुओं को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करने के बजाय छोटे छोटे अणुओं और फिर उनको आपस में फ्रेम करके एक साथ जो है वो जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर हम लोग बात करें सिंपल रिएक्शंस की तो जहां अणुओं को एक साथ बंधने के लिए एक मजबूत आंतरिक प्रवृत्ति की जो है जरूरत होती है, मतलब इंटरनल एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो शार्पलेस बेसिकली ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री पर काम करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। तो शार्पलेस जो है वो क्लिक केमिस्ट्री पर काम करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। इससे पहले 2001 में इस विषय में उन्होंने पुरस्कार जो है वो जीता था। लिटरेचर जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिटरेचर में ये जो पुरस्कार मिला है वो एनी एनॉक्स को मिला है। नाम याद कर लेना, फ्रांस की है, एनी एनॉक्स है। और इन्होंने क्या किया है कि जितने भी फिक्शंस होते हैं, उपन्यास होते हैं और ऑटोबायोग्राफी, इन दोनों को मिक्स करके कैसे नए जो है वो स्टोरी लिखी जा सकती है उसके ऊपर इन्होंने वर्क किया। 1940 के दशक से फ्रांस में जीवन का पता लगाने के लिए एक मजदूर वर्ग की महिला के रूप में अपने अनुभवों को निडरता से जो है मिलाते हैं। 5 दशकों में 20 से अधिक प्रकाशित पुस्तकों में एनॉक्स ने लिंग और वर्ग यानी कि क्लास एंड जेंडर के विभाजन के द्वारा विभाजित समाज के भीतर गहराई से व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं, प्रेम, सेक्स, गर्भपात, शर्म जो है इसकी पड़ताल की। और उसके बाद में जो है इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज और फिक्शनल जितने भी जो लिखे हुए हैं उनको क्या कर दिया, आपस में मिक्स करके एक नया ही जो है इन्होंने रूप बनाया। तो उनकी 20 से अधिक पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी पहली पुस्तक ये इंपॉर्टेंट है, क्लीन आउट 1974, जो कि गर्भपात के बारे में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग क्लीन आउट जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये एनॉक्स इनके द्वारा लिखी गई है, फ्रांस की है, याद रखना। ठीक है, चलिए
सेशन आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग जरूर बताइए। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।